हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा, लेक्चर 2 में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बातचीत किया, लेक्चर 3 में भी मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बातचीत किया, लेक्चर 4 में हम लोगों ने जमकर न्यूमेरिकल्स किए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई, क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा एच पे। और उसी जो सीक्वेंस है उसको कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और मेनली हमारा मेन जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम इस लेक्चर नंबर 5 में डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है ना, गैसेस के लिए, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए और फेस चेंज के लिए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस लेक्चर में कि एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है किसी गैस के प्रोसेसेस का, और ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी ऐसा हो जाएगा। ए इस समय प्रेशर है P, इस समय प्रेशर है P/2। ठीक है, इस समय प्रेशर है P/4। ठीक है, और इस समय वॉल्यूम है V, और इस समय वॉल्यूम है 2V, और इस समय वॉल्यूम है 4V। ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप का एक प्रोसेस है। मैं कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं। इस जगह पे प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। ठीक है, यहां पर प्रेशर तो P है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 2V है। C पे प्रेशर P/2 है और वॉल्यूम 2V है, और D पर प्रेशर जो है वो P4 है और ये P/4 है, और वॉल्यूम जो है 4V है। ठीक है, 4V है। अब कहा जा रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा ई, क्यू, डब्ल्यू। इसमें क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा ई, क्यू, डेल्टा एच एंड डब्ल्यू फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, फॉर ईच प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस है? ईच प्रोसेस ए बी, प्रोसेस बी सी एंड प्रोसेस सी डी। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस ए बी, बी सी और सी डी के लिए, है ना, आपको ये सारी चीजें निकालनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रहा हूं। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रोसेस ए बी की बात करूंगा। ठीक है, ए बी प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ए बी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। ये कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। इस आइसोबारिक प्रोसेस में मुझे Q, W, डेल्टा एच और डेल्टा ई निकालना है। सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से वर्क डन निकाल पाऊंगा। वर्क डन निकालना सबसे इजी है ना, माइनस P डेल्टा V। ठीक है, चूंकि इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था, वो सारे प्रोसेस जिनका ग्राफ आप प्लॉट कर सकें वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस इतना धीमे धीमे होते हैं कि हर कोऑर्डिनेट पर इनकी वैल्यूज हमको पता होती हैं। ठीक है, तो माइनस P डेल्टा V हो जाएगा, माइनस P प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर है P और डेल्टा V हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी 2V माइनस V, यानी इसका वर्क डन आ जाएगा PV। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ए बी प्रोसेस के लिए, वर्क डन। ठीक है, दूसरी चीज क्या, डेल्टा E कैसे कैलकुलेट किया जाए? हमें मालूम है डेल्टा E इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T होता है। CV को हम लोग क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T बाई क्या? गामा -1। ठीक है, CV को R बाई गामा -1 लिखा जा सकता है। ठीक है, CV को R बाई गामा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो गैस जो है मोनो एटॉमिक है। ठीक है ना, मोनो एटॉमिक गैस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है तो आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप CV की वैल्यू डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CV की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/2R हो जाएगी, 5/2 है ना। लेकिन हाँ, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं पता है, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं पता है, इसलिए हमको इसको आगे लेके चलना होगा। NR डेल्टा T बाय गामा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डेल्टा E को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा E इज इक्वल्स टू NR T फाइनल माइनस T इनिशियल बाय गामा -1 लिख सकते हैं।
डेल्टा ई इज इक्वल टू एनआरटी फाइनल को क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एनआरटी इनिशियल को लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल बाय गामा माइनस वन, ठीक है ना, गामा माइनस वन लिखा जा सकता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल कितना हो जाएगा, पी फाइनल पी है और वी फाइनल 2v है ए बी प्रोसेस के लिए, ठीक है, यानी है ना हम लिख सकते हैं p इंटू 2v माइनस p इंटू v बाय गामा माइनस वन। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू है ना pv 2pv माइनस pv बाय गामा माइनस वन, है ना। मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है, तो 2pv माइनस pv इज pv बाय 5/3 माइनस 1 that is 2/3 3/2, so delta E is equals to 3/2 PV, ठीक है 3/2 PV आ गया। तो हम लोगों ने है ना डेल्टा E भी निकाल लिया, W भी निकाल लिया, डेल्टा E भी निकाल लिया। आइए डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू n, आप ऐसे भी डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी को क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल लिखा जा सकता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई को हम यहां से रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 3/2 पीवी प्लस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल लिखना होगा हमें। पी फाइनल वी फाइनल ए बी प्रोसेस के लिए पी और 2v हो जाएगा, पी इनिशियल वी इनिशियल पी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं पी इंटू 2v माइनस पी इंटू वी, इसको लिखा जा सकता है 3/2 pv प्लस 2 pv माइनस pv, ठीक है, ये आ जाएगा 3/2 pv प्लस pv दैट इज 5/2 pv लिखा जा सकता है। सो डेल्टा h भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा h इज इक्वल्स टू है ना 5/2 pv आ गया। अब बात बचती है q की, q कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए q का कैलकुलेशन ncp डेल्टा t के जरिए हो जाता है, Q इज इक्वल टू, लेकिन एनसीपी डेल्टा टी आप एनसीपी डेल्टा टी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा। आप एक चीज और जानते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्यूपी और डेल्टा एच सेम होता है, इसी चीज को डेल्टा एच भी कहते हैं, ठीक है, यानी क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, कितनी आ जाएगी 5/2 पीवी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो ए बी प्रोसेस है उसके लिए हम लोगों ने सब कुछ निकाल दिया, W निकाला, डेल्टा E निकाला, डेल्टा H निकाला और Q निकाला। BC प्रोसेस के लिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। BC देख के ही लग रहा है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम बदल नहीं रहा, ठीक है। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन तो आप तुरंत निकल सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बदल नहीं रहा, पहले भी 2v है, पहले भी 2v है, बाद में भी 2v है, वर्क डन जीरो हो गया, एक बात। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी कैसे आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बाय गामा माइनस वन। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल, पी फाइनल है p/2, pv ये है फाइनल और ये इनिशियल है इस प्रोसेस के लिए, तो p फाइनल हो जाएगा p/2 इंटू 2v माइनस P इनिशियल V इनिशियल हो जाएगा P इंटू 2v बाई गामा माइनस वन, मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा 5/3 हो जाएगा, ठीक है, 5/3 माइनस वन, यानी डेल्टा E इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा PV माइनस 2PV बाय 5/3 माइनस वन, डेल्टा E इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2/3 यानी 3/2 और ये माइनस PV, ये डेल्टा ई आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, डेल्टा एच कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, और डेल्टा एच कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे सलाह दूंगा कि आप ये तरीका अपना दीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, ये सबसे सरल तरीका हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई कितना आ जाएगा -3/2 पीवी, ठीक है, प्लस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, पी फाइनल वी फाइनल यही हो जाएगा p/2 इंटू 2v, ठीक है, p/2 इंटू 2v माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल हो जाएगा p इंटू 2v, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और ये चीज निकल के आएगी -3/2 pv प्लस
पीवी माइनस 2 पीवी इज माइनस पीवी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर डेल्टा एच जो निकल के आएगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लीजिए, -5/2 पीवी हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा एच आ गया। अब मैंने डेल्टा एच, डेल्टा ई और डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ क्यू बच जाता है। क्यू निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। चौथी बात, सिंस वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई अभी अभी मैंने यहाँ पे निकाला है, डिराइव किया है, कितना है, -3/2। तो ये आ जाएगा आपका -3/2 पीवी। सो क्यू इज इक्वल टू -3/2 पीवी हो जाएगा। तो हम लोगों ने ना इस क्वेश्चन में प्रोसेस ए बी के लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट की, प्रोसेस बी सी के लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट की। आइए अब प्रोसेस सी डी के लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। अगर आप प्रोसेस सी डी पे देखेंगे, सी डी को देखेंगे, तो आप जज कर सकते हैं क्या, जो प्रोसेस सी डी है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप देख सकते हैं यहां भी पी और वी की वैल्यू पीवी है और यहां भी पी और वी की वैल्यू पीवी है, यानी यहां का पीवी, पी इनिशियल, वी इनिशियल और पी फाइनल, वी फाइनल दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जहां पे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, और मुझे इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई, क्यू, डेल्टा एच और डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंस ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैं कह सकता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी 0, डेल्टा टी 0 यानी डेल्टा ई 0। ठीक है, डेल्टा ई आ गया। ऐसे ही डेल्टा एच भी आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी 0 है तो ये डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में निकाल सकते हैं। आइसोथर्मल फॉर्मूला होता है 2.303 एनआरटी लॉग वी इनिशियल बाय वी फाइनल। इस फॉर्मूले को मैंने लेक्चर नंबर 3 में डिराइव किया था, वहां से मैं इसको ले रहा हूं। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, एनआरटी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी लिख सकते हैं। 2.303 इंटू पीवी लॉग वी इनिशियल बाई वी फाइनल। वी इनिशियल कितना है, 2v है, वी फाइनल कितना है, 4v है। ठीक है, आप लिख सकते हैं 2v बाई 4v, v गेट्स कैंसल्ड आउट 1/2। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस 2.303 pv लॉग हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 माइनस के साथ, माइनस log 2 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 2.303 इंटू पीवी, है ना, ये माइनस log 2 की वैल्यू आएगी 0.3010। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 0.693 पीवी, ये वर्क डन आ जाएगा। तो हमें वर्क डन पता चल गया, हमें डेल्टा एच पता है, हमें डेल्टा ई पता है। अब आखिरी चीज जो बच जाती है वो है क्यू। क्यू कैसे निकाला जाए, तो हीट अक्सर लास्ट कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अक्सर हीट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, सिंस हम जानते हैं कि ना डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू 0 है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, अभी हमने देखा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो भी क्यू होगा वो माइनस डब्ल्यू होगा, यानी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं ना, -0.693 इंटू पीवी, यानी क्यू इज इक्वल टू प्लस 0.693 इंटू पीवी। ठीक है, ये आपका क्यू आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, क्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया, डेल्टा ई और डेल्टा एच, सारी चीजें हम लोगों ने इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट की। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे आप ये सारी चीजें ग्राफ के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग फेज चेंज या लिक्विड स्टेट में कैसे ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगाए जाते हैं उस पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लिक्विड ऑफ वॉल्यूम 100 liters
and external pressure 10 atm is confined in adiabatic wall. ठीक है, is confined in adiabatic wall, adiabatic bath. External pressure of liquid is suddenly increased to 100 atmosphere and the liquid gets compressed by 1 liter. Against the pressure. Then find work done, डेल्टा E and डेल्टा H. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आइए इसको सॉल्व करते हैं, और पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं. एक जगह एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ही मान लीजिए एक लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है, एक लिक्विड भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम 100 लीटर्स है जैसा यहां कहा गया है, और इसका एक्सटर्नल प्रेशर 10 एटीएम था, यानी अंदर से लिक्विड का भी प्रेशर है ना 10 एटमॉस्फेयर था. अचानक आपने एक्सटर्नल प्रेशर 100 एटीएम कर दिया. एक्सटर्नल प्रेशर अचानक जो है सडनली वाज इंक्रीज टू 100 एटमॉस्फेयर एंड द लिक्विड गेट कंप्रेस्ड बाय 1 लीटर. अब ये जो लिक्विड है ये 1 लीटर से कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, ये जो लिक्विड है ये 1 लीटर से कंप्रेस हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि इस लिक्विड का जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 99 लीटर्स होगा, है ना. फाइनल वॉल्यूम 99 लीटर्स होगा, और प्रेशर जो होगा वो चूंकि बाहर 100 एटीएम लग रहा है तो जरूर अंदर से भी लिक्विड उतने ही प्रेशर से रेजिस्ट कर रही होगी, यानी प्रेशर 100 लीटर्स हो गया. ठीक है ना. ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर्स, इनिशियल प्रेशर 10 एटीएम. अचानक आपने प्रेशर 100 कर दिया. जब ये लिक्विड तब तक कंप्रेस होगा जब तक अंदर का भी प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर ना हो जाए. जैसे ही अंदर का प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर होगा ये चीजें वहीं रुक जाएंगी. प्रेशर वॉल्यूम देखा गया, पहले 100 लीटर था, अब 99 लीटर आ गया. अब क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क डन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच आप कैसे निकालेंगे. आइए इसको सॉल्व करते हैं. जहां तक वर्क डन की बात है, वर्क डन जो है किसी भी चीज का वर्क डन ऐसे ही कैलकुलेट होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. यानी वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 99 लीटर्स माइनस 100 लीटर्स. ठीक है ना 99 लीटर्स माइनस 100 लीटर्स. फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 100 इंटू माइनस 100 एटीएम इंटू माइनस 1 लीटर. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 100 एटमॉस्फेयर लीटर. ठीक है, ये आपका वर्क डन आ गया. मैं चीजों को एटमॉस्फेयर लीटर में ही रहने दे रहा हूं. जिसको इसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत महसूस होती है वो इसमें 101.3 जूल मल्टीप्लाई कर देगा. तो मैंने वर्क डन तो कैलकुलेट कर लिया. अब बात आती है इंटरनल एनर्जी की, है ना. इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस के लिए Q जीरो है. Q जीरो है, Q इसलिए जीरो है क्योंकि ये एडियाबैटिक बाथ में है, तो हीट एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, वो जीरो ही होगा, तो Q इसका जीरो हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W हो जाएगा. ठीक है, Q की वैल्यू जीरो है. ठीक है, तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्क डन के बराबर. डेल्टा E इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज व्हाट, 100 एटमॉस्फेयर लीटर. ठीक है, एटमॉस्फेयर लीटर. तो डेल्टा E की भी वैल्यू आ गई. अब बात बच जाती है सिर्फ डेल्टा H की.
डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट किया जाए, चौथी चीज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। एक फेमस फॉर्मूला है, मैंने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में डेल्टा एच कैलकुलेट करने के सारे तरीके बताए थे कि सॉलिड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में, गैसेस के केस में, फेज चेंज के केस में डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा कि डेल्टा एच लिक्विड के केस में सिर्फ यही एक फॉर्मूला लग सकता है या एनसीपी डेल्टा टी लग सकता है, ठीक है। अब चूंकि लिक्विड का सीपी तो पता नहीं है हमें यहाँ पे, या ना ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी लगेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल लगेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई कितना है 100 एटमॉस्फेयर लीटर प्लस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल होगा। पी फाइनल कितना है, पी फाइनल 100 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम 99 लीटर्स है, यानी 100 एटमॉस्फेयर इंटू 99 लीटर्स माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल कितना आ जाएगा, पी इनिशियल जो है 10 एटमॉस्फेयर है और वी इनिशियल कितना है 100 लीटर्स है, ठीक है, यानी 10 एटमॉस्फेयर है और 100 लीटर्स है, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 100 एटमॉस्फेयर लीटर प्लस 9900 एटमॉस्फेयर लीटर माइनस 1000 एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो यह आ जाएगा 10,000 एटमॉस्फेयर लीटर माइनस 1000 एटमॉस्फेयर लीटर, है ना, और ये चीज निकल के आती है 9000 एटमॉस्फेयर लीटर आ जाएगा। तो यहां पर आपने डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने इस लेक्चर में देखे हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना फेज चेंज के ऊपर है। फेज चेंज के समय देखिए हम लोगों ने गैसेस के लिए भी ये लॉज लगाना बहुत क्वेश्चन किए हम लोगों ने, डेल्टा ई डेल्टा एच क्यू डब्ल्यू पे, ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी देखा, हम लोगों ने लिक्विड पे भी इसको लगाना सीखा। अब इस चीज को एक फेज चेंज पर लगाना सीखते हैं कि कैसे फेज चेंज होते समय क्यू डेल्टा ई डेल्टा एच और डब्ल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कैलकुलेट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्यू डेल्टा ई डेल्टा एच एंड डब्ल्यू व्हेन 90 grams of water 90 grams of water at 100 degrees Celsius is vaporized under external pressure of 1 atm. Given latent heat of vaporization of water is equals to 540 calories per gram. Assume steam behaves as ideal gas and density of water is equals to 1 gram per ml. तो आइए सीखते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सॉल्यूशन है, पहले इसको समझा जाए। 90 ग्राम वाटर है, ठीक है, मैंने माना कि जमीन पे ऐसे गिरा हुआ पानी है, 90 ग्राम है वाटर है, H2O लिक्विड है, ये वेपराइज कर रहा है और ये वेपर बन जाता है, ये वेपर है, वेपर फेज में चला गया है, ये H2O गैस है, ठीक है, वेपर फेज में है। अब कहा जा रहा है कि Q डेल्टा ई डेल्टा एच और W निकाला जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्क डन इसलिए निकालना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर भी पता है कि 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और मुझे इनिशियल वॉल्यूम भी पता है। इनिशियल वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml है, ग्राम ग्राम कट गया, ये आ जाएगा 90 ml, और अगर इनिशियल वॉल्यूम 90 ml है तो लीटर्स में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, यानी 0.09 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमें पता है। फाइनल वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, NRT फाइनल बाई P फाइनल करके,
ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जो आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, तो आप 90 ग्राम पानी है, अगर पानी 90 ग्राम है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का एटॉमिक वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, 16 प्लस 2 18, ये आ जाएगा 5 मोल। तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 0.0821 R इंटू टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर जो है 373 केल्विन होगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है, और डिवाइड बाय P फाइनल, फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है, ठीक है, फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अगर आप इस फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 0.0821 इंटू 373, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा ये आ जाएगा 153.12 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब मुझे फाइनल वॉल्यूम भी पता चल गया, तो मैं वर्क डन तुरंत निकाल सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, आप यहां पे 1 atm रख सकते हैं, माइनस वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम है 153.12 लीटर, माइनस इनिशियल वॉल्यूम है 0.09 लीटर्स, ठीक है, यानी 0.09 लीटर्स, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं यहां पे कि ये आ रहा है ना, माइनस इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है 1 atm इंटू, है ना, अप्रोक्सीमेटली 153, है ना, लीटर्स, 02.02 लीटर्स, सो दिस इज माइनस 153.02 एटमॉस्फेयर लीटर, और इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटू 101.3 जूल कर दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा इंटू 101.3 जूल करने पे इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 15501.58 जूल, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 15.501815 किलो जूल, विच इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 15.5 किलो जूल, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन जो है 15.5 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया, क्यू निकाला जाए, क्यू भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था क्यू कैसे निकालते हैं। क्यू अगर फेस चेंज हो रहा हो तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, Q इज इक्वल्स टू मास कितना है 90 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो दिया हुआ है वो है 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, 540 कैलोरीज पर ग्राम है, तो ये आ जाएगा 540 कैलोरीज पर ग्राम हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 540 इंटू 90, ये आ जाएगा, है ना, 5, और कैलोरीज को जूल में करने के लिए 4.18 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इंटू 4.18, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 203.148 जूल, यानी Q इज इक्वल टू 203.15 अप्रोक्सीमेटली जूल, किलो जूल, ठीक है ना, ये इतना किलो जूल Q की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने W भी निकाल लिया, Q भी निकाल लिया, ठीक है। अगर मुझे Q और W पता है, ठीक है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं इसको, ठीक है, 90 इंटू 540 इंटू 4.18, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, सो इट इज 203.15 किलो जूल, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इतनी एनर्जी लगी होगी, है ना, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही लिया जाना चाहिए, वेपराइज करने में एनर्जी लगती है। अब मुझे Q और W की वैल्यू पता है, अगर मुझे Q और W पता है तो मैं डेल्टा ई तुरंत निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, है ना, सिंस वी नो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई is equals to Q plus W. So delta E is equals to Q. Q is 203.15 plus W is minus 15.5. ठीक है, डेल्टा E is equals to, ठीक है, ये आ जाएगा 203.15 minus 15.5, ठीक,
की वैल्यू आ जाएगी 187.65, ठीक है, किलो जूल। तो डेल्टा ई की वैल्यू भी मुझे मिल गई। अब बात रह जाती है डेल्टा एच की। तो फेस चेंज में डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कोई भी फेस चेंज में तो सिर्फ यही एक फॉर्मूला लग ही सकता है, एनसीवी डेल्टा टी भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि मैंने मना किया था। आप उसके जानने के लिए क्यों नहीं लगा सकते, लेक्चर नंबर 3 देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फेस चेंज में डेल्टा एच का सिर्फ यही एक फॉर्मूला हो ही सकता है, ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। आप देख रहे हैं यहां पे भी प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है और यहां पे भी प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप प्रेशर बाहर निकाल सकते हैं, P डेल्टा V लिख सकते हैं, ठीक है। यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लेकिन P डेल्टा V आपने कैलकुलेट किया है, माइनस P डेल्टा V इतना है, तो P डेल्टा V कितना हो जाएगा? प्लस इतना आ जाएगा, प्लस 15.5। तो आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा E आप यहां से रख दीजिए 187.65, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस P डेल्टा V, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस P डेल्टा V को मैं माइनस माइनस P डेल्टा V लिख रहा हूं। डेल्टा H इज इक्वल टू 187.65 माइनस माइनस P डेल्टा V को हम वर्क डन लिख सकते हैं, माइनस P डेल्टा V को हम वर्क डन लिख सकते हैं, और वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 15.5, ठीक है। आप दोनों को जोड़ेंगे, डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी 203.15 किलो जूल। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट और वर्क डन की वैल्यू दोनों बराबर होती है, ठीक है। हीट और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बराबर होती है, ऐसा मैंने थ्योरी में बताया था। और ये चीज यहां पे डिराइव करके भी चरितार्थ हो जा रही है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी किया मैंने। डेल्टा ई की वैल्यू मैंने यहां से रख दी, और माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू, ये माइनस पी डेल्टा वी की वैल्यू मैंने, है ना, यहां से रख दी, और ये सब कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू इतनी आई। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा हम लोगों ने यहां पर, जिसमें है ना फेज में चेंज आ रहा था। तो आप कैसे ये जो मेन पैरामीटर्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने सिखाया। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कोई एक चीज दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, ठीक है, और तब आप कैसे ये सारे वाइटल पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट Q, W, डेल्टा E एंड डेल्टा H when 100 gram of calcite, calcium carbonate is converted into argonite, converted into argonite form, argonite form, given density of calcite, form is 2 gram per ml, and density of argonite form is 2.5 gram per cc. Given heat of reaction is 2 kilojoule per mole. तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। जो भी व्यूअर्स इसे सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करें कि वीडियो पॉज करके पहले खुद करें, अगर ना आए तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। यहां क्या कहा जा रहा है? कैल्साइट जो है, कैल्साइट 100 ग्राम है, जिसकी डेंसिटी जो है वो 2 ग्राम पर ml है या सीसी है। ये चेंज हो रहा है आर्गोनाइट फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट का एक और फॉर्म होता है आर्गोनाइट फॉर्म में चेंज हो रहा है। आर्गोनाइट फॉर्म में भी इसका मास तो वही रहेगा 100 ग्राम, ठीक है। हाँ, इसका डेंसिटी जरूर बदल गया और डेंस हो गया, 1 ग्राम 2.5 ग्राम पर सीसी हो गया। ml और सीसी एक ही बात, ठीक है। अब Q, W, डेल्टा E, डेल्टा H निकालना है। ओपन टू एटमॉस्फेयर, भाई सॉलिड जो है वो खुले आसमान के नीचे ही होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर तो है नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब आपसे वर्क, हीट, डेल्टा E और डेल्टा H पूछा गया। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि इस रिएक्शन में
निकलने वाला हीट हर बार 2 किलो जूल यानी 2000 जूल होता है जब 1 मोल कैल्साइट आर्गोनाइट में चेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डेल्टा एच आर और डेल्टा एच में फर्क होता है। डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन और डेल्टा एच मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आइए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। क्यू मैं बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन पता है मुझे 2000 जूल पर मोल है और यहां पर कितने मोल हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मैं निकाल सकता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कैसे लें, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 48, कितना आ जाएगा 100। 100 से डिवाइड कर दीजिए, एन 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल कैल्साइट आर्गोनाइट में चेंज हो रहा है। 1 मोल को चेंज होने में कितनी एनर्जी लगेगी, Q आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 2000 जूल पर मोल इंटू 1 मोल। ठीक है, अगर 2 मोल कन्वर्ट होता तो यहां हम 2 मोल लेते, मोल मोल गया, 2000 इंटू 1 इज 2000, 2000 जूल इसका हीट आ गया। तो मैंने हीट तो निकाल लिया, ठीक है, हीट कैलकुलेट कर लिया। अब आइए वर्क डन कैलकुलेट किया जाए। दूसरी चीज वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करना उतना मुश्किल काम नहीं। वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 atm हो गया, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है। वॉल्यूम हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, मास अपॉन डेंसिटी 100 अपॉन 2 दैट इज 50 ml। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है वेट अपॉन डेंसिटी यानी कितना 40 ml। ठीक है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते हैं। वी फाइनल 40 ml है और वी इनिशियल 50 ml है। ml को लीटर में करने के लिए मैंने 1000 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये लीटर में आ गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू -1 एटमॉस्फेयर इंटू -10/1000 लीटर्स। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.01 एटमॉस्फेयर लीटर, दैट इज 0.01 इंटू 101.3 जूल, यानी ये आ जाएगा 1.013 जूल, अप्रोक्सीमेटली 1 जूल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 जूल। तो मैंने यहां पे देखा कि हीट है 2000 जूल, वर्क बहुत थोड़ा सा है, सॉलिड बहुत थोड़ा सा चेंज होते हैं वॉल्यूम में, इसलिए वर्क डन अक्सर सॉलिड्स का और लिक्विड्स का बहुत छोटा होता है। तो यहां पे वर्क डन मैंने 1 जूल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, Q आ गया, W आ गया, Q आ गया, W आ गया, दोनों चीजें निकल गई, Q और W आ गया। आइए अब डेल्टा ई निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि डेल्टा ई आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं। तो तीसरी चीज, सिंस वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल्टा ई निकालना है मुझे, निकल जाएगा। Q कितना है 2000 जूल, जो मैंने यहां से पता लगाया, और वर्क डन कितना है 1 जूल, 1 जूल। सो इंटरनल एनर्जी टर्न्स आउट टू बी 2001 जूल, इंटरनल एनर्जी भी आ गई। आखिरी चीज जो अब मुझे कैलकुलेट करना है वो है डेल्टा एच। डेल्टा एच मैंने हमेशा कहा है जब कोई चीज काम ना करे तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हमेशा काम करेगा। ठीक है, हमेशा काम करने जा रहा है, क्योंकि H इज इक्वल टू E प्लस पीवी होता है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी होगा। ठीक है, अच्छा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E की वैल्यू तो मुझे पता है 2001 है, प्लस डेल्टा पीवी निकालना है। आप जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है वो कांस्टेंट है, यानी सॉलिड के द्वारा जो रिएक्शन में प्रेशर दिया गया होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो आप प्रेशर दोनों केसेस में 1 है, ठीक है, 1 है, तो यानी आप P निकाल सकते हैं और डेल्टा V बच जाएगा। P निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, डेल्टा V बच जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा H इज इक्वल टू 2001 माइनस माइनस पी डेल्टा V लिख रहा हूं। ठीक है, पर माइनस पी डेल्टा V को आप वर्क कह सकते हैं, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू 2001 माइनस, इसको मैं वर्क डन कह सकता हूं, और वर्क डन की वैल्यू हमारे लिए 1 जूल आई है, जो कि मैं यहां से इसको रख सकता हूं, यहां पे 1 जूल रख सकता हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो डेल्टा H आ रहा है वो डेल्टा H जो होगा वो 2001 माइनस वर्क डन की वैल्यू 1 जूल हो जाएगी, तो माइनस 1 जूल हो जाएगा, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू 2001 माइनस 1 इज 2000 जूल। ठीक है, आप ऐसा होना भी था, क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट
चेंज इन द रिएक्शन एंड एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन इज सेम, ठीक है, तो इसलिए ये सेम आना भी था। तो यहां पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया जिसमें हम लोगों ने फेस चेंज, सॉरी, एक फॉर्म ऑफ सॉलिड दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा था, तो सॉलिड के लिए भी हमने इसे लगाना सीखा। आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड्स में चेंज आने पर ये कैसे कैलकुलेट किया जाए सीखा। इस क्वेश्चन में मैंने ये भी सिखाया कि सॉलिड्स में चेंज आएगा तो कैसे इसे अप्लाई करना है, और मैंने एक क्वेश्चन हम लोगों ने फेस चेंज में भी किया था जिसमें एक लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, और फिर ये चारों चीजें कैसे कैलकुलेट की जाए ये हम लोगों ने देखा था। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर नंबर 5 में इतना ही है ना। यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से कैलकुलेट पे वर्कआउट किया है। साथ साथ हमने ये भी जाना है कि क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा ई और डेल्टा एच वगैरह हर तरह के प्रोसेस में सीखा है, हर तरह के क्वेश्चंस किए हैं, चाहे वो गैसेस में हो, चाहे सॉलिड्स में हो, चाहे लिक्विड्स में हो, चाहे फेस चेंज में हो, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में और बात करते हैं आगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, क्या जरूरत पड़ी इंसान को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खोजने की, इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।